हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो क्लास है वो हमारी आखिरी क्लास होगी स्टेटमेंट और अजम्पशंस को लेकर। यानी इससे पहले वाली क्लास में आपने 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करा। देखिए, ये जो 150 सवाल हमने किए काफ़ी होते हैं आपको समझने के लिए, और आपको खुद से समझने के लिए, और आपको हमें समझाने के लिए कि किस तरीके के सवाल आपके स्टेटमेंट और अजम्पशंस पे पूछे जाते हैं। यह सवाल इतने मुश्किल सवाल नहीं है, आप आसान से इसको आराम से बना सकते हैं। किसी भी एक नॉर्मल तार्किक अपने बौद्धिक स्तर से सोचिए, और उसके बाद जो कथन दिया हुआ है और उसके बाद जो उसके निष्कर्ष दिया हुआ है, एजप्शन दिया हुआ है, मान्यता दी गई है, उसको सोचिए। उन धारणाओं को देखिए, क्या वे जो कथन दिया गया है उसके जो प्रायरूप हैं या फिर उसके तार्किक तौर पर उसके साथ जो है सम्मिलित हो रही है या नहीं हो रही है। आपको इतना ही सोचना है। उस आधार पर फिर आपको अपना विचार बनाना है किस तरीके से ये जो है कथन के साथ जो है संबंध में है, किस तरीके से नहीं है। देन उसके बाद आप आराम से सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो कोई इसमें इतनी बड़ी परेशानी नहीं आएगी। बहुत आसान से सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपको आसानी से जो है जवाब देना होता है। यही बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम कुछ और सवाल करेंगे। लगभग 16-17 सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स को देखेंगे, किस तरीके से उनके जो उत्तर हैं वो दिए गए हैं और कैसे हम उन सवालों को समझेंगे। तो जो टाइप तीसरा जो अभी हम कर रहे हैं और इससे अगला जो टाइप है, हम चारों टाइपों को आज की क्लास में समाप्त करेंगे। तो लगभग एक जैसी ही टाइप है, इसमें कोई अलग इतना भिन्न तरीके से सवाल आपके सामने नहीं आया होगा। तो काफ़ी हद तक तो जो सवाल है आपको पता ही नहीं चलेगा ये पहला टाइप है, दूसरा टाइप है। तो इससे ज़्यादा आपको इतना भी पता होना चाहिए बस कि कथन को पढ़ा आपने और उसके बाद जो आपको दिया है, जो दिए गए हैं, उस आधार पर आपने किस तरीके से जो है उस कथन को समझा और उसका जो है आंसर निकाला। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं हम। और जो आज हम प्रश्न संख्या जिससे शुरू करने वाले हैं वो है हमारा 151, क्वेश्चन नंबर 51। कथन क्या दिया हुआ है? कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन इज आर इम्प्लिसिट। तो दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय करें कि दिए गए मान्यताओं में से कौन सी या कौन सा निहित है। स्टेटमेंट और कथन किया, द सीरियल्स आर अ रीजन फॉर डेवलपिंग नेगेटिव टेंडेंसीज इन वुमेन। तो जो सीरियल महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करने का कारण है। तो जो सीरियल बात करें ना, ये सीरियल्स कौन से जो टीवी पे आते हैं, है ना, जो जो है नाटक जो होते हैं जो टीवी पे आते हैं, उनसे क्या होता है कि महिलाओं के अंदर एक नकारात्मक प्रवृत्तियां जो है विकसित होती है, ऐसा देखने को मिल रहा है। असप्शन और मान्यता क्या है? न्यूज़पेपर हाईलाइट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स फर्स्ट देन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो समाचार पत्र पहले सकारात्मक पहलुओं से अधिक नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं। द अटेंशन फॉर नेगेटिव एस्पेक्ट इज मच हायर देन द पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो सकारात्मक पहलुओं की तुलना में नकारात्मक पहलुओं के लिए ध्यान अधिक होता है। और ये आपके ऑप्शंस हैं, है ना, ये जो है आपके विकल्प है, इनमें से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है, चयन करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, द सीरियल्स आर अ रीजन द रीजंस फॉर डेवलपिंग नेगेटिव टेंडेंसीज इन वुमेन, है ना। तो सीरियल्स महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकसित करने का कारण है। तो असम्पशन क्या? न्यूज़पेपर। क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार से न्यूज़पेपर की कोई बात करी गई आपसे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर तो सीरियल यानी नाटक को लेकर बात करी गई है। तो न्यूज़पेपर को जब लेकर कोई आपसे बात नहीं की गई है तो आप न्यूज़पेपर की बात क्यों ही करेंगे? राइट, समझ में आया? तो न्यूज़पेपर हाईलाइट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स फर्स्ट देन द पॉजिटिव एस्पेक्ट, यानी समाचार पत्र पहले सकारात्मक पहलुओं से अधिक नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं। तो हमें समाचार पत्र को लेकर ही चर्चा नहीं करी गई है, तो हम यहाँ समाचार पत्र को लेकर ही क्यों बात करेंगे? तो ये जो है गलत जो है हमारा एजप्शन हो जाएगा, गलत जो है हमारा जो है अवधारणा हो जाएगा। दूसरा एसेप्शन देखें, द अटेंशन फॉर नेगेटिव एस्पेक्ट्स इज मच हायर देन द पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो सकारात्मक पहलुओं की तुलना में नकारात्मक पहलुओं के लिए ध्यान अधिक होता है। तो ये सत्य बात है, नकारात्मक पहलुओं को ज़्यादा पहले जो है के ध्यान में केंद्रित कर कर देखा जाता है सकारात्मक पहलुओं की तुलना में। तो हम कह सकते हैं जो आपका सेकंड अवधारणा है, जो दूसरी मान्यता है, जो दूसरा एसेप्शन है, वो ज़्यादा हमारे कथन के साथ जो है तार्किक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, यानी आप के विकल्प जो है दूसरे विकल्प का चुनाव करेंगे जिसमें केवल मान्यता दूसरी ही निहित है। राइट, आगे बढ़ते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 152 स्टेटमेंट कथन क्या है? कंपनी एक्स announced that in their company 10 clerical jobs will be filled within the minimum eligibility with the minimum eligibility criteria of being bachelor's degree pass. तो कम कथन में क्या है? कंपनी एक्स ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी में 10 लिपिकीय नौकरियां, जो क्लरिकल जॉब्स हैं, नौकरियां भरी जाएंगी जिनके लिए न्यूनतम पात्रता जो मानदंड है स्नातक डिग्री पास होना है। यानी जो पात्रता मानदंड दिया गया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, वह है स्नातक डिग्री यानी बैचलर डिग्री पास होना चाहिए। और ऐसी एक्स कंपनी ने 10 क्लरिकल जॉब यानी लिपिकीय जॉबों के ऊपर बोला है। एग्सेप्शन, क्लरिकल का मतलब जो बाबू का काम होता है उसके लिए। ओनली दोज हु पास द बैचलर्स डिग्री विल अप्लाई, केवल वे लोग आवेदन करेंगे जिन्होंने स्नातक डिग्री को पास किया है। दूसरा ऑप्शन देखिए, मास्टर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, मास्टर्स भी आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बात करी गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है कि कम से कम या न्यूनतम जो मात्र मानदंड है, वो पात्रता मानदंड है क्या है कि स्नातक होना चाहिए। स्नातक के बाद कोई और ऊपर जो डिग्री है, माने बैचलर के बाद मास्टर भी हो सकती है, तो वो भी चलेगा, लेकिन कम से कम जो है उसके पास स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। तो ओनली दोज हु हैव पास द बैचलर्स डिग्री विल अप्लाई, यानी ओनली दोज, वह केवल वही लोग आवेदन करेंगे जिन्होंने स्नातक डिग्री पास की है। बिल्कुल, जिन्होंने स्नातक डिग्री पास नहीं किया वो आवेदन नहीं करेंगे। लेकिन जिनके पास मास्टर्स है उनका क्या? देखिए, जब आप स्नातक कर लेते हैं, जब आप बैचलर्स कर लेते हैं, तभी तो आप मास्टर डिग्री ले पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, मास्टर और कैन ऑल्सो अप्लाई, मास्टर वाले भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि स्नातक एक क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इतना तो होना ही है, इतना अनिवार्य है। तो हम बात करेंगे बोथ, यानी बोथ असम्पशन 1 एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट, यानी पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों निहित हैं। तो बी जो है वो सही आपका ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। बयान के अनुसार नौकरी के लिए न्यूनतम योग्य स्नातक है, इसलिए स्नातक और मास्टर्स योग्य होंगे। अंततः पूर्व धारणा 1 और दूसरी जो है बयान में निहित है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब इज ग्रेजुएशन, देयरफॉर ग्रेजुएटेड एंड मास्टर्स विल बी एलिजिबल, हैंस assumption 1 एंड सेकंड आर implicit in the statement, राइट? आगे बढ़ते हैं। When your dress is excellent, many people ask which tailor has stitched that dress. विवरण, जब आपका वस्त्र उत्कृष्ट होता है तो कई लोग पूछते हैं कि उस वस्त्र को कौन सा दर्जी से सिला है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, तो काफ़ी लोग आएंगे पूछने के लिए कि आपका जो ड्रेस है वो किस दर्जी ने जो है सिला है, जो वस्त्र है ये किसने सिला है। एग्सेप्शन क्या है? इफ द ड्रेस इज बैड पीपल डोंट आस्क अबाउट द टेलर। यदि ड्रेस खराब है तो लोग दर्जी के बारे में नहीं पूछते। पीपल वॉन्ट टू नो हाउ टू स्टिच द ड्रेस लाइक दैट, लोग यह जानना चाहते हैं कि वह किस तरीके से ड्रेस को सिल सकते हैं। देखिए, जब बोला गया कि जब आपकी ड्रेस अच्छी होती है तो पूछा जाता है कि किस दर्जी से ने ये ड्रेस सिली है। जाहिर सी बात है, लोग कपड़ा खरीद के उस जो दूसरा जो दर्जी है जिसने ये ड्रेस सिली है उसके पास जाएंगे और वैसी ड्रेस जो है सिलवा के लेकर आएंगे, है ना। तो जब अच्छी चीज़ होती है, जिसको तारीफ करने लायक होती है, तो उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो जब लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और लेकिन अगर कुछ खराब होगा तो क्या लोग उसके बारे में जानेंगे? तो अगर यदि कोई ड्रेस खराब है, यदि ड्रेस खराब है तो लोग दर्जी के बारे में नहीं पूछते। क्या हम ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। खराब है तो क्यों ही पूछेंगे दर्जी के बारे में। दूसरी बात, पीपल वांट टू नो हाउ टू स्टिच द ड्रेस लाइक दैट, लोग यह जानना चाहते हैं कि वह उस तरीके का ड्रेस कैसे सिल सकते हैं। नहीं, लोग बस जानना चाहते हैं किस दर्जी ने उस जो ड्रेस है उसको सिला है, ताकि लोग जाएं उस दर्जी से बात करें और अपने लिए भी वैसा कोई ड्रेस सिलवा सके। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि लोग जानना चाहते हैं किस तरीके से ये ड्रेस को सिला गया। तो केवल पहला ओनली assumption 1 इज इम्प्लिसिट, केवल पूर्ण धारणा एक निहित है, राइट। तो जो डी है वो सही है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 स्टेटमेंट क्या दे रहा है, विवरण क्या कर रहा है। अ टीचर टेल्स अ स्टूडेंट इफ यू डोंट फिनिश योर होमवर्क यू विल नॉट बी अलाउड इनटू द क्लासरूम। विवरण, एक शिक्षक एक छात्र से कहते हैं अगर आप अपना होमवर्क नहीं समाप्त करते हैं तो आपको कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो क्या कह रहा है, टीचर टेल्स अ स्टूडेंट, टीचर ने छात्र से कहते हैं अगर आप इफ यू डोंट फिनिश योर होमवर्क यू विल नॉट बी अलाउड इनटू द क्लासरूम। अगर आप अपना होमवर्क नहीं समाप्त करते हैं तो आपको कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अजप्शन और मान्यता क्या लगाई जा सकती है, डिसिप्लिन इज अ वे टू क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग। अनुशासन एक प्रभावी जो है, अनुशासन एक प्रभावी सीखने का तरीका है। दूसरा, द टीचर विल बी हैप्पी नॉट टू हैव स्टूडेंट्स हु इज नॉट पंक्चुअल इन हिज वर्क। शिक्षक खुश होंगे कि उनके पास ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो अपने काम में समय अनुसार नहीं है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको बताना है। देखिए, अगर आप अपना होमवर्क नहीं समाप्त करते हैं तो आप कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यानी टीचर चाहता है कि लोगों को इसका डर हो, छात्रों को इस चीज़ को लेकर डर हो, वो अपने करियर को लेकर या अपने जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसको लेकर थोड़े से जो है सतर्क रहे, थोड़ा सा उनके अंदर जागरूकता रहे। लेकिन टीचर ऐसा नहीं चाहता है कि टीचर खुश नहीं होगा कि उसका पास ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो अपना काम समय के अनुसार नहीं करेगा। लेकिन टीचर यहाँ पर चाहता है कि उसका प्रत्येक विद्यार्थी अनुशासन में रहे। सो अनुशासन एक प्रभावी सीखने का तरीका है। तो डिसिप्लिन इज अ वे टू क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग। तो यहाँ पर पहला जो है ज़्यादा जो है अनुमानित लगेगा हमारे दिए गए कथन के अनुसार। तो फर्स्ट जो है उसको आप ज़्यादा जो है तवज्जो देंगे। तो इसमें क्या आंसर आएगा आपको बताइए, ओनली एजप्शन वन इज इम्प्लिसिट, ए इज द राइट आंसर। राइट, आगे बढ़ते हैं। बयान के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी से कहते हैं यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करते हैं तो आपको कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, जो विद्यार्थी को प्रतिदिन होमवर्क पूरा करने और अनुशासित होने के लिए प्रेरित करेगा। और यह अनुशासन विद्यार्थी के सीखने के काम को प्रभावी बनाने का एक तरीका है। इसके लिए इसका मतलब है कि यह नहीं है कि शिक्षक खुश है कि कक्षा में कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो अपना काम समय पर नहीं कर सकता। कक्षा में ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो अपना काम सही समय पर नहीं करते हैं, लेकिन शिक्षक चाहता है कि वह भी अपना कार्य समय पर करें, इसीलिए उसने ये जो बात है अपने विद्यार्थियों से करी। स्टेटमेंट और कथन देखते हैं अगला। ट्रिपल योर मनी इन 1 ईयर एन एडवर्टीजमेंट। तो एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करें, एक विज्ञापन। मान्यता क्या है, एजप्शन क्या है, द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन, आश्वासन वास्तविक नहीं है। पीपल वॉन्ट टू देयर मनी टू बी इंक्रीज, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े। तो इस तरीके के सवाल हम पहले भी करके आए हैं। देखिए, कोई भी विज्ञापन जो आता है वह जो समाज होता है उसका जो है आईना होता है। यानी जिस तरीके से समाज की गतिविधियां होती हैं तो जो विज्ञापन बनाती है कंपनी, वह भी विज्ञापन को उसी तरीके से बनाती है कि वह समाज में जो चल रहा है उसी को लेकर जो है विज्ञापन बनाए। यदि अगर इस तरीके का विज्ञापन बनाया गया कि एक वर्ष में जो है पैसों को 3 गुना कर दिया जाएगा, तो आप समझिए कि समाज में जो लोगों की विचार है वह जल्दी पैसा कमाने की है, जल्दी जो है पैसा कमाने का विचार जो है लोगों के अंदर है। तो इस तरीके का विचार वह अपने अंदर रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पीपल वांट देयर मनी टू बी इंक्रीज्ड, यानी लोग चाहते हैं कि उनका जो पैसा है वो बढ़े, है ना। सेकंड जो है ऑप्शन वो सबसे सटीक ऑप्शन रहेगा। लेकिन मैं ये बात बोलूँ कि द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन, आश्वासन वास्तविक नहीं है। जो आश्वासन दिया जा रहा है लोगों को ये वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी बात इस तरीके से नहीं करी गई है कि ये जो आश्वासन है ये वास्तविक है या नहीं है। यहाँ पर बस इतना बोला है कि अखबार में एक इश्तहार है, विज्ञापन है, जिसमें बोला गया कि अपने एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करें। तो यानी इससे हमें लोगों की मानसिकता के बारे में पता चल रहा है कि लोग जल्दी से पैसे कमाने की होड़ में हैं या वो चाहते हैं। लेकिन आश्वासन को लेकर कोई भी हमें यहाँ पर नहीं जो है पता कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या हो जाएगा कि यहाँ पर केवल दूसरा जो है आपका आंसर रहेगा, ओनली एजप्शन सेकंड इज इम्प्लिसिट, केवल मान्यता दूसरी निहित है। राइट, डी आपका आंसर रहेगा। दिए गए कथन के अनुसार केवल मान्यता दूसरी ही निहित है, क्योंकि हम लोग हमेशा पैसा
बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन मान्यता के अनुसार विज्ञापन में दिए गए आश्वासन सच्चे हो सकते हैं या आश्वासन हमेशा झूठे नहीं होते, इस बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं है और हम इस बारे में कोई अपनी टिप्पणी नहीं देंगे। तो इसका मतलब है हम उसको दिए गए प्रश्न को हम जवाब नहीं देंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्ग्यूमेंट क्या, स्टेटमेंट कथन क्या दिया गया है? आज स्टॉक्स मार्केट सोर्सेज ऑफ वेल्थ क्रिएशन, क्या शेयर बाजार धन सृजन के जो है स्रोत है। अब पूछा गया कि क्या जो स्टॉक मार्केट है वो वेल्थ बढ़ाने का, यानी जो धन को सृजन यानी धन को बढ़ाने का जो है एकमात्र जो है क्या है, मतलब धन बढ़ाने का एक स्रोत है। क्या शेयर बाजार धन सृजन के स्रोत हैं? आर्ग्यूमेंट और क्या तर्क दिया गया इसका? यस, मनी मल्टीप्लाइज इन स्टॉक मार्केट्स, हाँ पैसा शेयर बाजार में बढ़ता है। दूसरा, नो इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो ये एक एडवर्टीजमेंट आती होगी, आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स को लेकर, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि इस इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स मार्केट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, यानी स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार में जो है जोखिम के अधीन होता है, यानी स्टॉक मार्केट में निवेश करना जो है बाजार जोखिम के अधीन होता है, यानी उसमें आपको जो है रिस्क हो सकता है। तो सवाल क्या था, क्या शेयर बाजार धन सृजन के स्रोत होते हैं? तो आपको बताना है क्या शेयर बाजार में आपको पैसा मिलता है। देखिए राइट, तो यहाँ से आप मुझे बताइए, पैसा तो मिलता है, इसमें तो कोई बात नहीं है, यस मल्टीप्लाइज जो है इन स्टॉक मार्केट, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक मार्केट में एक जो है जोखिम भरा जो है जोखिम अधीन भी होता है। तो इसमें क्या आपके पास बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो इसमें जो है हमारा पहला ऑप्शन होगा। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा तर्क मजबूत है कि शेयर बाजार में पैसा डालना जोखिमों के अधीन है। यानी बयान में लिखा है कि स्टॉक मार्केट धन सृजन का साधन है। बयान के अनुसार स्टॉक मार्केट धन सृजन का एक साधन है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि धन कई बार गुणा हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि धन कई बार गुणा हो, लेकिन ये एक जोखिम भरा काम हो सकता है। राइट, अब टाइप 4 क्या है? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड एक्शन, स्टेटमेंट एंड एक्शन है ना, एक्शन पर और स्टेटमेंट मतलब कथन और एक्शन पर क्या है हमारे क्वेश्चंस निर्भर करेंगे। इस तरीके का जो सवाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 157, क्वेश्चन नंबर 157 क्या दिया हुआ है? जो है हमारा कथन, द फुटपाथ्स ऑफ सम फेमस टूरिस्ट प्लेसेस आर फिल्ड विद बेगर्स। कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की फुटपाथ भिखारियों से भरी पड़ी है। तो यानी क्या होता है कि जब कोई प्रसिद्ध पर्यटन, जो मान लीजिए कोई हमारा ये एक तरीके से रोड है किसी पर्यटन का, और यहाँ पर जो है फुटपाथ है, ये भी फुटपाथ है, तो इनके चारों तरफ कौन बैठे रहते हैं? भिखारी, यानी जो बेगर्स होते हैं वो बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा आते हैं, तो वो उन्हें दिखता है कि लोग अगर उन्हें भीख देंगे तो क्या होगा, उनका जो है गुजारा होगा और उन्हें थोड़ा पैसा मिलेगा जिससे वो अपना जीवन व्यापन कर सके, है ना। प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ते हुए क्या है? विद द हेल्प ऑफ पुलिस दीज बेकर्स शुड बी बैनिश्ड। पुलिस की मदद से इन भिखारियों को निकासित किया जाना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट शुड कंसिडर रिहैबिलिटेटिंग ऑफ बेगर्स एंड इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सरकार को भिखारियों के पुनर्वास करने और उनके जीवन के मानक को बेहतर बनाने पर विचार करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए इनमें से क्या होगा? तो इनमें से दोनों बातों का पालन किया जा सकता है। कैसे? कि दोनों बातें होंगी कि पुलिस की मदद से जो भिखारी हैं उनको जो है वहाँ से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि दूसरे जो पर्यटक आते हैं और उससे क्या होता है उस जगह का जो है अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होती है। लेकिन अगर इस तरीके की बातें उन्हें देखने को मिलेंगी तो शायद जो है जो पर्यटक आ रहे हैं उनके दर में गिरावट हो। लेकिन साथ ही में जो सरकार है उनको सोचना है उनके पुनर्वास के लिए और उनके जीवन मानक को बेहतर बनाने पर विचार करना चाहिए। तो इन दोनों कथनों को जो है हमें मानना चाहिए, इन दोनों एक्शंस को करना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हमने बोल दिया दोनों हमारे जो है सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 158, स्टेटमेंट और कथन क्या हुआ है? यूज ऑफ एंटीबायोटिक टैबलेट्स डिस्टेबलाइजेस इंटेस्टियल बैक्टीरिया
एंटीबायोटिक गोलियों का उपयोग आंत के बैक्टीरिया को क्या करता है? आंत के बैक्टीरिया को स्थिर कर देता है। तो आंत के बैक्टीरिया को स्थिर कर देता है। प्रोसीडिंग क्या है? द इंटेस्टाइन कंटेन बेनिफिशियल बैक्टीरिया, आंत के में लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं। हेल्थ ऑफ इंटेस्टाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी टू बी हेल्दी, आंत का स्वास्थ्य शरीर के स्वास्थ्य के होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इसमें से बताना है कि इनमें से क्या जो तर्क है वो सही तौर से दिया गया है। राइट, आगे बढ़ दिया। नाउ केवल एक, दोनों किन बातों को यह फॉलो कर रहा है? सेकंड फॉलो कर रहा है, दूसरा फॉलो कर रहा है। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? देखिए, यूज ऑफ एंटीबायोटिक टैबलेट्स डिस्टेबलाइज द इंस्टेंशियल बैक्टीरिया, यानी आंत के स्वास्थ्य शरीर के स्वास्थ्य होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सेकंड जो है सही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी सेकंड इज द फॉलो। राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा। और दूसरी बात देखा जाए, अगर इसको आप ध्यान से देखिए, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स डिस्टेबलाइज क्या करेगी? बैक्टीरिया को अस्थिर कर देता है, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन जो होते हैं उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? मेरे हिसाब से दोनों कथन सही होने चाहिए, दोनों कथन जो है यहाँ पर सही होंगे। तो याद रखिएगा दोनों, क्योंकि पिछली क्लासों में भी देखा था, अगर आप बायोलॉजी को भी देखते, जीव विज्ञान भी देखते, तो हमारी आंतों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने के पाचन क्रिया में काम करते हैं, और वहां से जो है जो अच्छे तत्व हैं उनको क्या करते हैं? सोखते हैं, और पोषक तत्वों को सोखते हैं और शरीर में जो है पहुंचाने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, प्रश्न संख्या 159 में स्टेटमेंट कथन क्या है? द अफ्रीकन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिक्लेयर इबोला एज एन epidemic disease. People are liable to be punished if they do not report the authority about Ebola occurring in their family or neighborhood. अफ्रीकी सरकार ने इबोला को महामारी रोग घोषित करने का निर्णय लिया। यदि लोग अपने परिवार या पड़ोस में इबोला होने की सूचना प्राधिकरण को नहीं देते हैं तो उन्हें सजा का सामना करना पड़ सकता है। प्रोसीडिंग आगे के क्या हो सकते हैं? द गवर्नमेंट इफेक्टिवली प्लान्ड लीगलाइजेशन टू कंट्रोल इबोला, सरकार ने इबोला को नियंत्रित करने के लिए कानून की योजना बनाई है। मास मीडिया शुड बी यूज टू स्प्रेड द मैसेज अबाउट पनिशमेंट सो दैट पीपल आर अवेयर ऑफ प्रोसीडिंग्स, सजा के बारे में संदेश फैलाने के लिए मास मीडिया जो आपका जो है मीडिया है जो का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोग कार्रवाई के बारे में जागरूक हों। और आपके पास ये जो ऑप्शन से दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें दोनों बातें होंगी। पहली बात तो जो इबोला नाम की बीमारी है, जैसे कोविड की तरह फैला था, वहाँ पर अफ्रीका में इबोला नाम की बीमारी फैल रही है। तो सरकार ये जागरूकता फैलाना चाहती है लोगों के बीच में कि अगर आपने इबोला के बारे में नहीं बताया तो उन्हें जो है सजा का प्रावधान या सजा जो है भुगतनी होगी। तो जाहिर सी बात है सरकार इबोला को नियंत्रित करने के लिए कानून या सजा का प्रावधान की योजना बनाई है, और मीडिया का जो है उपयोगी साबित रहेगी इस बात को फैलाने में, ताकि लोगों तक ये बात जाए, अधिक से अधिक लोग इस बारे में जाएं और जागरूकता हो कि जो ये बीमारी है इबोला को लेकर लोग बताएं, और अगर नहीं बताते हैं तो उन्हें सजा जो है भुगतनी पड़ सकती है। इस बारे में भी जो है मास मीडिया ये काम कर सकती है। तो डी इसका ऑप्शन होगा सही, दोनों फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट कथन क्या दिया गया? द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इन नॉर्थ कर्नाटका आर फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, उत्तर कर्नाटका के निर्माण उद्योग जल की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैं नॉर्थ कर्नाटका में, वह क्या कर रहे हैं? वह जल की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या जाहिर सी बात है निर्माण कार्य जो है नहीं हो पा रहा है। प्रोसीडिंग्स क्या है? गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू सॉल्व द वाटर क्राइसिस, सरकारों को जल संकट का हल करने के लिए कदम उठाना चाहिए। तो सरकार को जो है जल संकट के जो है कदम उठाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शुड बी शट डाउन टू सेव वाटर, जल बचाने के लिए निर्माण उद्योग को बंद कर देना चाहिए। तो अब आपको बताना है इसमें से क्या होगा। देखिए, अब ये क्या है, जाहिर सी बात है निर्माण कार्य होना ज़रूरी है। अगर निर्माण कार्य रुक जाएंगे तो जो विकास हो रहा है विकास भी रुक जाएगा।
तो विकास को ना रोककर हमें जल संरक्षण जो है संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन को लेकर बात करनी चाहिए, और सरकार को भी जो है कुछ ज़रूरी कदम और जो है उठाने चाहिए, और जो जल संकट है उसको जो है निपटना चाहिए, उससे उसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बावजूद इसके कि हम निर्माण उद्योगों को बंद कर दें, सरकारों को जल संकट के हल को लेकर कदम उठाना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो जो सेकंड हमारा ये है ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी जल बचाने के लिए निर्माण उद्योगों को बंद नहीं करना चाहिए, बावजूद इसके सरकारों को जल संकट के हल को लेकर जो है कदम उठाने चाहिए। तो पहला केवल पहला अनुसरण करता है, ओनली वन फॉलोज, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 स्टेटमेंट कथन क्या दिया? मैनी गवर्नमेंट ऑफिशियल टेक ब्राइब्स टू डू देयर वर्क। कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। प्रोसीडिंग्स, आगे की कार्रवाई क्या है इसको लेकर? एंटी करप्शन ब्यूरो शुड बी सेट फ्री टू ट्रैप द प्रोसिक्यूट करप्ट एम्प्लॉयज। यानी भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को भ्रष्ट कर्मचारियों को फंसाने और परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद ऑल करप्शन चार्जेस अगेंस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर फॉल्स। तो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सभी भ्रष्टाचार के आरोप झूठ हैं। कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। तो क्या करना चाहिए? आप जरूर उनमें से पढ़ कर बताइए। ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, यानी जो भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो है, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो ब्यूरो बनाया गया है, उसको हमें फ्री छोड़ना चाहिए, स्वतंत्र कर देना चाहिए, जिससे वो भ्रष्ट कर्मचारियों को फांसने का कार्य करें और परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र जो है कर देना चाहिए। तो पहला जो है सही है, लेकिन ऊपर बोला गया कि बहुत सारे सरकारी अधिकारी का अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं, तो ऑल करप्शन चार्जेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर फॉल्स। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो कथन को ही झूठा साबित कर रहा है। तो ये जो हमारी बात है गलत हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सभी भ्रष्टाचार आरोप झूठ है, तो ये बात गलत है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला ही ठीक होगा, तो पहला मतलब बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है? कथन हमारा, द NAAC कमेटी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट college for its failure to implement qualitative education despite the government approving good infrastructure and requirement of teachers। नैक समिति ने सरकारी कॉलेज की आलोचना की क्योंकि उसने सरकार द्वारा यानी कॉलेज ने सरकार द्वारा अच्छी आधारिक संरचना और शिक्षकों की आवश्यकता को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्तापूर्वक शिक्षा लागू करने में विफल रही, राइट। तो इससे क्या हमारे बात आगे की बातें निकले, यानी नैक कमेटी ने क्या करा? गवर्नमेंट कॉलेज को क्रिटिसाइज करा, क्योंकि क्या करा? गवर्नमेंट कॉलेज ने जो है क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दी, यानी गुणवत्ता शिक्षा लागू नहीं करी, है ना। अच्छे टीचर्स को जो है नहीं जो है रिक्वायरमेंट थी, अच्छे जो है शिक्षक चाहिए थे, वो नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, वो नहीं आया। संरचना चाहिए थी, वो नहीं आई। अब क्या है आगे? द कॉलेज शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट द केस ऑफ फेलियर। कॉलेज को विफलता के मामले को पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए। कॉलेज शुड बी आस्क्ड टू इम्प्लीमेंट द पर्पस ऑफ एजुकेशन, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यानी कॉलेज से शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कहा जाना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है, ये आपको बताइए क्या करना है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो कॉलेज से क्या करना चाहिए? कहना चाहिए कि आप शिक्षा के उद्देश्य को लागू करें, किस लिए शिक्षा जो है उसकी बताएं, है ना, पर्पस ऑफ एजुकेशन को लेकर, और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बेहतर बनाने को कहा जाना चाहिए, राइट। और ऐसा क्यों नहीं कर पाए? कॉलेज शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, उसको मौका देना चाहिए कि वैसा क्यों नहीं कर पाया, है ना। इन केस ऑफ फेलियर, कॉलेज को विफलता के मामले में पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये दोनों बातें सही हैं, है ना, ये दोनों बातें सही होंगी आगे के कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर। तो इन दोनों बातों को सही तौर पर माना जाना चाहिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा हमारा? बोथ 1 and 2 आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, है ना। ए हमारा जो है सही विकल्प होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
आगे देखते हैं प्रोसीडिंग कार्रवाई। लॉजिकली फॉलोज बिकॉज ऑफ द कॉलेज शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अब तो ये आपको दे दिया। लॉजिकली फॉलो बिकॉज द कॉलेज शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट इट्स केस ऑन द फेलियर, जस्ट क्रिटिसिज्म विल नॉट बी इम्प्रूव द कॉलेज। तो जाहिर सी बात है कि तार्किक रूप से अनुसरण होता है तो कॉलेज को, क्योंकि कॉलेज को अपनी विफलता पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए, केवल आलोचना कॉलेज को सुधारने में सहायता नहीं करेगी। दूसरा, द कॉलेज शुड बी आस्क्ड टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कॉलेज से शिक्षा का उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कहा जाना चाहिए। द एक्शन इज ऑल्सो करेक्ट, तो यह कार्यवाही भी सही है। दोनों बातों को करना चाहिए, यानी कॉलेज को अपना पक्ष भी रखना चाहिए और साथ साथ में शिक्षा के सुधार के लिए भी बात करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट क्या है? प्रश्न संख्या 163, स्टेटमेंट कथन क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द in KG1 has increased rapidly in schools. As a result, many applications are rejected, causing anger among parents. स्कूल में KG1 में आवेदन की संख्या तेजी से बढ़ी है। परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार किए जाते हैं, जिससे माता पिता के बीच क्रोध होता है। तो यानी माता पिता के बच्चों को नहीं लिए, मतलब बच्चों को एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, उनके आवेदन को जो है खारिज कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है माता पिता के अंदर एक गुस्सा देखने को मिलेगा। आगे की बात, द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन शुड बी क्लियरली स्टेटेड। चयन के मापदंडों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। दूसरा, द स्कूल शुड स्टार्ट एन आफ्टरनून बैच टू इंक्लूड ऑल स्टूडेंट्स और ओपन अ न्यू ब्रांच। स्कूल को सभी छात्रों को शामिल करने के लिए एक दोपहर के बैच को शुरू करनी चाहिए और नई शाखा खोलनी चाहिए। राइट, अब आप देख लीजिए बोथ 1 और 2 क्या होगा इसमें सही आंसर। देखिए क्या हुआ है कि अब बहुत ज़्यादा एकदम छात्रों की संख्या में वृद्धि हो गई, एप्लीकेशन संख्या, आवेदन की संख्या तेज़ हो गई, जिसकी वजह से क्या है स्कूल के पास अपनी एक सीमा है, उतने से उस नंबर से ज़्यादा, उतनी संख्या से ज़्यादा वह छात्र या आवेदन नहीं स्वीकार कर सकती, जिसकी वजह से उन्होंने खारिज करना पड़ा कुछ आवेदनों को। और उससे क्या हुआ, माता पिता के बीच में, पेरेंट्स के बीच में जो है क्रोध हुआ, उनको गुस्सा आया। तो पहली बात तो चयन के मापदंडों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। स्कूल को बताना चाहिए कि ये हमारे चयन के मापदंड हैं, अगर आप इन मापदंडों का पालन करते हैं, अगर आप इन मापदंडों को यानी इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा। दूसरी बात, अगर स्कूल के अंदर दोपहर का जो बैच है वो नहीं चल रहा है, यानी अगर मान लीजिए कि सुबह आपने छात्रों को बुलाया और आधे फिर भी कुछ छात्र बच जाते हैं जो नहीं आ पाते हैं वो क्लास के अंदर, तो आप जाहिर सी बात है आप 2 शिफ्टों में जो है स्कूल चला सकते हैं और या तो नई ब्रांच भी खोल सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। तो दोनों बातों को जो है किया जा सकता है। तो बोथ 1 और 2 आर द स्ट्रॉन्ग, दोनों ही पक्ष जो है मजबूत हैं, उन दोनों को जो है लागू किया जा सकता है, उन दोनों बातों को लेकर। आगे प्रश्न संख्या 164, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 164 कथन है, अकॉर्डिंग टू IMD रिपोर्ट यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तमिलनाडु में रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यू टू लो प्रेशर इन बे ऑफ बंगाल। तो IMD रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण तमिलनाडु को भारी वर्षा प्राप्त हो सकती है। एक्शन क्या, कार्रवाई क्या? IMD शुड बी प्रेज्ड फॉर गिविंग टाइमली वार्निंग। IMD को समय पर रहते चेतावनी देने के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। गवर्नमेंट शुड वार्न द मीडिया दैट फिशरमैन शुड नॉट गो आउट टू सी फॉर फिशिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। सरकार को मीडिया को चेतावनी देनी चाहिए कि मछुआरों को इस समय समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। और आपके पास ऑप्शन है, ये आप बताइए क्या होगा। देखिए IMD जो विभाग है सरकार का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वह विभाग क्या करता है, वह विभाग जानकारी देता है, मौसम विभाग जिसे हम बोलते हैं। तो मौसम विभाग का फर्ज है, ये उसका कर्तव्य है कि वह इस तरीके की जानकारी समय रहते हुए देश को बताए, सरकारों को बताए, लोगों को बताए। तो इसके लिए उसको कोई प्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपना कर्तव्य निभा रहा है। तो कोई अगर अपना काम करता है तो उसको हम ये नहीं बोलते कि वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, वह उसका काम है, इसीलिए उसको चुना गया, इसीलिए उसको बनाया गया। लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को मीडिया के द्वारा चेतावनी देनी चाहिए, कॉशन देना चाहिए, लोगों को सावधान करना चाहिए कि अब जो है भारी बारिश हो सकती है
और आप इसकी वजह से तूफान भी आ सकता है, तो आप समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाएं और जो है अपने घर पर ही, अपने निवास पर ही जो है विश्राम करें। तो जो ऑप्शन 2 है वो ज़्यादा सही है कि सरकार को यह कार्य करना चाहिए। तो यानी ओनली सेकंड इज फॉलोड, यानी सी जो है वो ज़्यादा हमारा सटीक उत्तर रहेगा। क्वेश्चन 165 स्टेटमेंट क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 165 कथन या विवरण क्या है? द पॉल्यूशन एंड एयर क्वालिटी इन दिल्ली इज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लेवल, दिस इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉशंस। यानी विवरण क्या? दिल्ली में प्रदूषण और वायु गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से अधिक है, यानी जितना चाहिए एक्सेप्टेंस लेवल है उससे भी अधिक है। यह औद्योगिक और ऑटोमोबाइल की थकान, यानी एग्जॉशन का मतलब है धुएं के कारण है, नॉट थकान, धुएं के कारण है ना। तो अब कोर्स ऑफ एक्शन या कार्य की दिशा क्या होनी चाहिए? ऑटोमोबाइल शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स टू बी रन ऑन ऑड एंड इवन डेज रिस्पेक्टिवली। आपने देखा भी होगा, वाहनों को समूह में विभाजित किया जाना चाहिए ताकि वह क्रमश विषम और सम दिन पर चले। यानी विषम और सम दिन का मतलब है ऑड इवन। अगर 1 तारीख है तो ऑड और 2 तारीख है तो इवन। तो जो 2 से विभाज्य हैं वो सारे इवन है, जो 2 से विभाज्य नहीं है वो सारे ऑड हैं। तो इस तरीके से जो है वाहनों को जो है बंटवारा कर देना चाहिए, जिससे कम वाहन चलेंगे, आधे ही वाहन जो है सड़क पर रह जाएंगे। द गवर्नमेंट शुड स्टॉप द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू फैक्ट्रीज एंड व्हीकल। सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही ऑप्शन होगा। तो देखिए, अब अगर नए इंडस्ट्रीज या नई फैक्ट्रीज और व्हीकल्स को जो है अगर रोक देगी सरकार, तो उससे क्या होगा? विकास का जो स्तर है, जो विकास की जो गति है, वह जो है प्रभावित होगी और विकास जो है पूर्ण तरीके से नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है सरकार ऐसा तो कार्य नहीं करेगी, तो दूसरा जो ऑप्शन है वो तो नहीं होने वाला। लेकिन ऑड इवन वाला जो है वो हो सकता है, और हुआ भी है, जाहिर सी बात है ये हुआ भी है। तो ऑड इवन वाला जो विकल्प है सरकार उसको चुनाव कर सकती है, उसको चुन सकती है। तो ये बहुत सिंपल से सवाल है, इनको करने में कोई ज़्यादा मुश्किल थोड़ी ना आ रही है आपको। सीधा सीधा आपको दिख रहा है आंसर क्या करना चाहिए, कौन सा लॉजिकली होगा, कौन सा लॉजिकली नहीं होगा। आप सीधा सीधा आप उत्तर देख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 166 स्टेटमेंट या क्वेश्चन नंबर 166। ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज का मतलब होता है आपदाएं, calamities, many departments blame each other for any wrongdoing due to overlapping functions of these departments. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कई विभाग एक दूसरे को इन विभागों के ओवरलैपिंग कार्यों के कारण किसी गलत काम के लिए दोषी ठहराते हैं। मान लीजिए क्या हुआ कि कोई जो है प्राकृतिक आपदा आ गई, तो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट एक दूसरे को कहते कि आपकी गलती से हुआ, नहीं हमारी गलती से नहीं साहब, आपकी गलती से हुआ। तो ओवरलैपिंग की वजह से ये एक दूसरे को जो है गलत ठहराएंगे और जो है सही कार्रवाई नहीं करते। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? ओनली वन डिपार्टमेंट शुड बी देयर टू टेक चार्ज ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान चार्ज लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए। दूसरा, ऑल डिपार्टमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग डूइंग्स एंड बी पनिश्ड। सभी विभागों को गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा, राइट? बताइए। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो जाहिर सी बात है ये आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से एक, या दोनों या दो या एक। अगर कभी भी कुछ ऐसा होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती है या कुछ इस तरीके से जो है आपकी नेचुरल कैलामिटीज होती है, तो डिपार्टमेंट्स को ब्लेम करने की जगह कुछ हमें ऐसे ज़रूरी डिपार्टमेंट्स चाहिए जो प्राकृतिक आपदाओं से लड़ें और उसकी जो है जिम्मेदारियों को उठाएं, ना कि किसी एक डिपार्टमेंट को जो है या किसी एक विभाग को हमें उसकी जिम्मेदारी के लिए ठहराना चाहिए। तो ये भी नहीं है कि सभी विभागों को गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या रहेगा, कौन सा विकल्प सही रहेगा? ऑप्शन 1, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, यानी ना तो एक और ना ही दूसरा अनुसरण करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 166 यानी 167 स्टेटमेंट कथन क्या है? ये हमारी जो है इस चैप्टर का स्टेटमेंट और एजम्पशन का आखिरी सवाल है, आखिरी प्रश्न है। इसके साथ जो है हमारा जो चैप्टर है वो भी समाप्त हो जाएगा। टीचर्स इन इंडिया स्टिल टीचिंग यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स
आर नॉट अवेयर ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग। भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक जो है आपका पारंपरिक तरीकों से पढ़ाते हैं और उन्हें आधुनिक शिक्षा विधियों का पता नहीं है। तो कहने का क्या मतलब हो जाएगा, ओरिएंटेशन शुड बी डन फॉर टीचर्स टू चेंज देयर मेथड्स ऑफ टीचिंग। शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधि को बदलने के लिए अभिविन्यास किया जाना चाहिए। दूसरा, देयर शुड बी अ पे हाइक फॉर टीचर्स हु टीच इन मॉडर्न मेथड्स। उन शिक्षकों को वेतन वृद्धि की जानी चाहिए जो आधुनिक तरीके से पढ़ाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ये। देखिए, अगर टीचर्स आज भी पारंपरिक तरीकों से पढ़ाते हैं और उन्हें नए आधुनिक शिक्षण विधियों के बारे में पता नहीं है, तो उनका ओरिएंटेशन होना चाहिए, अभिविन्यास होना चाहिए, यानी उनको सिखाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए आजकल जो आधुनिक शिक्षण के तरीके क्या हैं। तो शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधि बदलने के लिए अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन किया जाना चाहिए। राइट ना, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि जिनको पता है आधुनिक तरीके का इस्तेमाल कैसे करते हैं और जो आधुनिक तरीके से शिक्षा दे रहे हैं उनकी जो है वेतन में वृद्धि करनी चाहिए। नहीं, सभी शिक्षकों को ओरिएंटेशन कराना चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा, ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर स्टेटमेंट और एजम्पशन हो गया समाप्त। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैप्टर को समाप्त करने के लिए। देखिए, यह बेहद ही आसान सा चैप्टर है। इसमें किसी भी तरीके की कोई आपको ऐसी बात नहीं लगी होगी जो आपको परेशान करे। सिंपल सा है, आपको कथन को अच्छे से समझना है और उसके बाद जो विकल्प दिया गया है, जो आपको विकल्प दिए गए हैं, असम्पशन दिए गए हैं, उनको देखना है। कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया उसको देखना है और जो कथन है उसके साथ मैच करना है। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सवाल को बनाना है। तो कोई इसमें इतना बड़ा नहीं है जिसमें आपको इसमें इतना गंभीरता से सोचना पड़े। बस थोड़ा लॉजिकल होके, तार्किक होके आप इन सवालों को सोचिए, आराम से बना लेंगे। तो बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में कुछ और अन्य टॉपिक्स को लेकर, कुछ और अन्य चैप्टर को लेकर, रीजनिंग को लेकर। तब तक के लिए आप इन सवालों को जो है निरंतर अभ्यास करते रहिए और बाकी आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में अन्य नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।